नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मैथ्स चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और अब हम लोग प्राचीन इतिहास ख़त्म कर चुके हैं। क्विक रीजन में फटाफट रीजन कर रहे हैं हम लोग। और अब हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत। उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत पर आ जाएंगे। तो देखिए, मध्यकालीन भारत, और इसमें है भारत पर अरबों का आक्रमण। किसका आक्रमण हम लोग देखेंगे? अरब देशवासियों का। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर ताहिर का शासन था। ताहिर। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो अरब वासियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिए, यहाँ से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पिरितगीन ने शासन किया। पिरितगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। तो देख रहे थे सिंध जो है, तो सिंध भारत में नहीं था। भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासन जयपाल शासन कर रहा था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। देखिए कहानी निकल कर क्या आ रही है। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 71 ईस्वी में हुआ था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर बैठता है। और इसी सुबुक्तगीन जो अल्पतगीन का गुलाम था, उसी का पुत्र था महमूद गजनी, जो आगे चल करके आप देखेंगे गजनी का करामात। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। तो इसको देखिए, 27 वर्ष की उम्र में यह गद्दी पर बैठता है महमूद गजनी। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह, ये बहुत टेढ़ा नाम है, अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद्दौला
यामीन उल मिल्ला की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था, वो धन लुटना था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, मूर्तियों को तोड़ता था, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर की कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। आगे चलते हैं। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। तो प्रथम आक्रमण 1000 में किया, द्वितीय आक्रमण जो है 1001 में किया। आगे देखिए इसका क्रमांक। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामिनी की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामिन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1050 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था। ये गुजरात में पड़ता है सोमनाथ का मंदिर। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। 20 लाख दिनार। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अन्य लवाड़ के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। तो देख रहे हैं कि सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अन्य लवाड़ के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। आगे चलते हैं। तो याद करिए कि सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनी कब आक्रमण किया? 1025 ईस्वी, और पहला आक्रमण जो है 1000 में किया था। तो ये पूछा जाता है, सोमनाथ वाला पूछा जाता है 1025 ईस्वी। और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के लिए अन्य लवाड़ के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। आगे चलते हैं। सोम मंदिर लूटकर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। जाट, हरियाणा में जाट लोग मिलते हैं, जाट भाई लोग। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई। ठीक है ना। तो ये जाट लोग जो संपत्ति उसकी लूटे थे, अगला आक्रमण उन्हीं के ऊपर कर दिया। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद के सेना में से वंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। सेवंद राय एवं तिलक, ये वो तिलक नहीं जो इनको आधुनिक भारत में देखते हैं, ये कोई दूसरे तिलक है। महमूद की सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो पूछा जाता है, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूखी, ये चारों का नाम याद रखिए। अब महमूद गजनी के दरबार में रहते थे।
अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूखी। सेवंद राय, महमूद की सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अब आगे चलते हैं। महमूद गजनी के बाद मोहम्मद गौरी। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। गौर जो है महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। अभी हम लोग प्राचीन भारत जब देख रहे थे तो भीम द्वितीय का नाम आया था। तो पहला आक्रमण कब किया है? 1178 में मुल्तान के विरुद्ध किया। दूसरा आक्रमण किया है पाटन पर किया। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। चलिए आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, पृथ्वीराज चौहान विजयी। और द्वितीय युद्ध में क्या होता है? द्वितीय युद्ध में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसमें गौरी विजयी हो जाता है। और चंदावर का युद्ध 94 में होता है, गौरी एवं जयचंद के बीच गौरी विजय। तो यहाँ से गौरी की विजय का अभियान शुरू हो गया। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। तो मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर जिन देशों को जीता था, शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में कर दी गई। तो यहाँ पर मर भी जाते हैं। चलिए अब देखते हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल में ये देखा जाएगा कई ठो शासन आते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे सल्तनत काल। देखिए सल्तनत काल में क्या है। पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी। देख रहे थे कि यहाँ पर देख रहे हैं ना कि गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। तो जिन देशों को मोहम्मद गौरी जीता था, जिन क्षेत्रों को, जिन प्रदेशों को, वो अपने जो सेनापति थे गुलाम, उनको देते हुए फिर वापस चला गया। और 1206 में उसकी मृत्यु हो गई। तो वहीं पर देखिए 1206 में जब उसकी मृत्यु हो गई तो फिर 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। आगे देखते हैं। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक तो किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है, राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। देख रहे हैं मोहम्मद गौरी का गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, उसके बारे में ये सब प्रशंसा है। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी
कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला यही बख्तियार खिलजी है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, सेनापति था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। इसका मतलब ऐबक का मकबरा कहाँ पर है, लाहौर में है। 6 में बैठा था और 10 में मर गया। 4 साल तक शासन किया ये। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश, तो इसमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक और ये इल्तुतमिश, ये सब चीज़ महत्वपूर्ण है। आइए थोड़ा सा यहाँ पर जो ऊपर ये चार्ट दिया हुआ था इसको देख लेते हैं। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। तो शुरू कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इल्तुतमिश जो है कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टका एवं तांबा का जीतल। ये पूछा जाता है, टका जो है किस किस चीज की मुद्रा थी, चांदी की, और जीतल जो है तांबा की। चांदी का टका एवं तांबा का जीतल। एकता प्रणाली चलाई, इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई थी। तो अगर हम इसको तांबा जीतल कैसे जोड़ दे, ताज जोड़ दे, ताज हो जाएगा तांबा जीतल और टच। कुछ थोड़ा सा कोड भाषा बना लीजिए तो याद हो जाए। तो टका जो थी चांदी की मुद्रा थी, और जीतल जो है तांबा की मुद्रा थी, और इल्तुतमिश जो एकता प्रणाली चलाया। आगे चलते हैं। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना गया। तो 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया, जिसको चिहलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला इल्तुतमिश था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इल्तुतमिश तुर्किस्तान की का इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण देहली ए कुहना के निकट करवाया था। हौज ए सुल्तानी का निर्माण देहली ए कुहना के निकट करवाया था। तो ये जो है राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाने वाला ये इल्तुतमिश ही था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए
ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। आगे चलते हैं। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। तो रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक था और उस पर ये कहने का मतलब को शासन नहीं कर पाता था, तो उसकी माता जो है शाह तुर्कान अपना फरमान चलाते रहती थी। तो कहने का मतलब कि वहाँ के जो तुर्की अमीर थे रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया सुल्तान जो योग्य थी उसको गद्दी पर बैठाए। और कहा जाता है कि रजिया सुल्तान जो है प्रथम महिला थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलाह टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। जानते हैं मुस्लिम धर्म में चोगा पहनने का रिवाज है। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलाह काबा एवं टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। गैर तुर्कों को, जो तुर्क से नहीं थे, उनको सामंत बनाने लगी रजिया बेगम। तो तुर्की अमीर जो थे विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। तो देख रहे हैं ना क्या किया। रजिया सुल्तान जो है गैर तुर्कों को क्या करती, सामंत बनाने लगी। तो जो तुर्की लोग थे वो उससे नाराज हो गए और उसे बंदी बनाकर रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिमों ने आधुनिक मध्यकालीन इतिहास, भारतीय मध्यकालीन के इतिहास के पन्नों को खून के छींटों से रंग दिया। तो ऐसा आप देखेंगे कि खूब हत्याएं होंगी इसमें। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासुरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासुरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। देख रहे हैं ना। तो नासुरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासुरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था।
तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। जो इल्तुतमिश तुर्कान ए चिहलगानी बनाया था, जो 40 लोगों का एक सभा, उसको बलबन क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। मंगोलों की आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। आइए आगे देखते हैं। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। ये खूब पूछा जाता है, सिजदा और पैबोस। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज, जिसको रोजा कहते हैं आप लोग, उत्सव को प्रारंभ करवाया था। ये बलबन के बारे में दो चीज़ें महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ये जो देख रहा है अभी, और भी चीज़ें महत्वपूर्ण है लेकिन ये ज़्यादा पूछी जाती हैं। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस। सिजदा एवं पैबोस में ये होता था कि आप राजा के सामने खड़े होकर या बैठ कर के बात नहीं, आपको अपने घुटने के बल झुक कर के बात कहनी पड़ती थी। घुटने के बल झुककर और अपना सर झुकाकर। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। ब्लड एंड आयरन की नीति का पालन किया। नासुरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। ये वही अमीर खुसरो है, देख रहे हैं ना। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमुद्दीन कैमूर था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमुद्दीन कैमूर था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है खिलजी वंश। तो दोस्तों ये देखिए, ये साइड में दिया हो मंगोल के बारे में, और ये थोड़ा सा छूट रहा था इधर, तो देख लेते हैं। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। चीन के उत्तर में मंगोलिया जानते हैं ना आप लोग, वही मंगोल। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। पशुओं का पालन। आगे चलते हैं दोस्तों। वे बहुत गंदे रहते थे मंगोल, तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यदि माँ का सम्मान करते थे, यद्यपि माँ का सम्मान करते थे, वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में तेमुचीन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में तेमुचीन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित चेंगिज द ग्रेट एंड द एकर्स्ड दोनों पुकारा गया। महान और श्रापित दोनों कहा गया। इसका पिता येसुगाई बहादुर था। इनके पिता का नाम येसुगाई बहादुर।
तो ये था मंगोलों के बारे में। इन्हीं मंगोलों में चंगेज खान, जिनको आप लोग खूब नाम सुनते हैं, चंगेज खान का जन्म हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए, और आगे हम लोग क्या देखेंगे, देखिए आज हम लोग यहाँ से मध्यकालीन भारत से शुरू किए थे, यहाँ से मध्यकालीन भारत, भारत पर अरबों का आक्रमण, और ऐसे ऐसे देखते देखते हम लोग आ गए थे मोहम्मद गोरी, गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद अब हम लोग खिलजी वंश आगे अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं।